देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज गुजरात के कच्छ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को धरना छोड़ चर्चा करने का संदेश दिया। यह रिपोर्ट आपको पूरी हम दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले बात उस धरती की जहां पर आज प्रधानमंत्री थे। कच्छ भूकंप की त्रासदी, बंजर भूमि का वो जो वहां पर हाल रहता है, इन सब को झेलने वाले कच्छ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई घोषणाएं की है, जैसे कायाकल्प का एक पूरा दस्तावेज वहां के लिए तैयार हो। पहले वो देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नई सौगात दी है कच्छ को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को 3 तोहफे दिए। पहला तोहफा रिन्यूएबल सोलर प्लांट, दूसरा तोहफा डिसेलिनेशन प्लांट, तीसरा तोहफा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। खावड़ा में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हो, मांडवी में डिसेलिनेशन प्लांट हो और अंजार में सरहद डेयरी के नए ऑटोमेटिक प्लांट का शिलान्यास, तीनों ही कच्छ की विकास यात्रा में नए आयाम लिखने वाले हैं। सबसे पहले बात रिन्यूएबल सोलर प्लांट की। कच्छ के खावड़ा में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। रिन्यूएबल सोलर प्लांट की क्षमता 30,000 मेगावाट होगी। सिंगापुर, बहरीन जैसे देशों से बड़ा होगा रिन्यूएबल सोलर प्लांट। यहां 4,750 मेगावाट का सोलर विंड पार्क बनाया जाएगा। सोलर विंड पार्क 9,500 हेक्टेयर जमीन पर तैयार होगा। हजारों लोगों को रिन्यूएबल सोलर प्लांट के जरिए रोजगार मिलेगा। इस पार्क में सोलर के साथ साथ पवन ऊर्जा दोनों से करीब 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता होगी। इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। एक दौर था जब कच्छ के सिर्फ 20% इलाके में पानी था। पानी की भारी किल्लत थी, मगर अब यहाँ प्रसन्नता का पारावार है। यहाँ डिसेलिनेशन प्लांट बनाया जाएगा। डिसेलिनेशन प्लांट कच्छ के मांडवी में बनाया जाएगा। इस प्लांट के जरिए समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील किया जाएगा। समुद्र के पानी को पीने के पानी में बदलने की क्षमता हर दिन 1,000 लाख लीटर होगी। प्लांट के जरिए कच्छ में पानी की समस्याएं खत्म होंगी। क्षेत्र के 8 लाख लोगों को पीने के पानी की सप्लाई की जा सकेगी। डिसेलिनेशन प्लांट नर्मदा ग्रिड, सौनी नेटवर्क और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जैसे प्रयासों को और विस्तार देगा। पानी सफाई का ये प्लांट जब तैयार हो जाएगा तो इससे मांडवी के अलावा मुंद्रा, नखत्राना, लखपत और अबड़ासा के लाखों परिवारों को इसका लाभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को जो तीसरी सौगात दी है उसका नाम है मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। 121 करोड़ की लागत से तैयार होगा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट कच्छ के अंजार में बनाया जाएगा और इसे 121 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। इसमें से हर दिन करीब 2 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग की जा सकेगी। और इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के मेरे किसान भाइयों बहनों को, पशुपालक भाइयों बहनों को, यहां के सामान्य नागरिकों को और विशेषकर हमारी माताओं बहनों को होने वाला है। गुजरात का विकास मॉडल पहले से ही पूरी दुनिया में विख्यात है। अब कच्छ में बनने वाले ये 3 प्रोजेक्ट पूरी दुनिया को आकर्षित करेंगे। इसके अलावा कच्छ के लोगों के जीवन में बड़े बदलाव भी होंगे। कच्छ से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो गए तो थे प्रधानमंत्री कच्छ में सौगातों की बारिश करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ आज इस
सिख किसानों से भी उन्होंने मुलाकात की। दरअसल ये वो सिख किसान हैं जो पंजाब से यहाँ कच्छ की मुश्किल जो सरहदें हैं उसकी पहरेदारी के लिए दशकों पहले लाकर बसाए गए थे। उनसे मुलाकात की प्रधानमंत्री ने और उनसे बातचीत के जरिए एक संदेश दिया उन किसानों को भी जो धरने पर बैठे हैं हरियाणा पंजाब से आकर दिल्ली की सरहद पर। भारत पाकिस्तान सीमा पर बरसों से पहरेदारों की तरह डटे सिख किसानों के परिवारों से आज प्रधानमंत्री खुद मिलने पहुंचे तो सबके चेहरों से हैरत और खुशी दोनों फूट फूट कर बरसने लगी। पीएम मोदी किसानों के बीच ही बैठे। गांव की चौपाल की तरह माहौल में सबने प्रधानमंत्री से अपने सुख दुख बांटे, कुछ मांगे, कुछ जरूरतें भी सामने रखी और पीएम की ओर से एक्शन का भरोसा भी मिला। आप लोगों की क्या बिल को लेकर कुछ बातचीत हुई? नहीं हुई, सिर्फ लखपत गुरुद्वारे को लेकर बातचीत हुई। हम आए गुरुद्वारे के लिए ही हैं। क्या आप लोगों की क्या बात थी? गुरुद्वारा नया बनाने का था और कुछ नहीं। अच्छा, तो कहीं किसान बिल को लेकर जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उसको लेकर कुछ बात नहीं। कच्छ के किसानों से मुलाकात के बाद पीएम ने कच्छ के ही मंच से देश भर के किसानों के सामने भी अपनी बात रखी। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए, कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। ऐसे वक्त में जब कृषि कानून के विरोध में पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली के बाहर डेरा डाले बैठे हैं, कच्छ के सिख किसानों से खुशनुमा माहौल में मुलाकात के जरिए पीएम ने जता दिया कि सरकारी मशीनरी का किसी भी तबके के साथ ना कोई पूर्वाग्रह है, ना ही कोई हट है। गुजरात के पश्चिमी छोर पर बसे इन सिख किसानों से मुलाकात के जरिए पीएम ने ये संदेश भी दिया। कच्छ में करीब 5000 सिख परिवार हैं। इनकी बसहाट कच्छ के लखपत इलाके में है। लखपत गुरुद्वारे के जीर्णोद्धार की इनकी पुरानी मांग है। सिख किसानों के मुताबिक गुरुद्वारे के लिए पीएम से भरोसा मिला है। कच्छ के ये सिख किसान 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री की अपील पर यहाँ बसने आए थे। इस बंजर इलाके में पंजाब से आए इन किसानों ने सरहद की पहरेदारी के साथ जिंदगी की नई शुरुआत की थी। मोदी सरकार को भी आज की इस मुलाकात के जरिए पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ संबंधों की एक नई शुरुआत की उम्मीद है। कच्छ में प्रधानमंत्री सिख किसानों को मिले, लेकिन जब मंच पे गए तो विपक्ष पर निशाना साधते हुए किसानों को साफ साफ शब्दों में एक संदेश भी दे दिया। हालांकि अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किसान आंदोलन पे प्रधानमंत्री के इस संदेश का कितना असर होता है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, कच्छ आज तक। हालांकि आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश तो साफ दिया है, लेकिन किसान अभी भी पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं है। उनकी एक ही मांग है कि हर हाल में कृषि कानून वापस हो। वो किसी भी सूरत में उससे कम पर मानने को तैयार नहीं है। सरकार की अपील का असर नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अपील का असर नहीं हुआ है। कानून रद्द होने से कम पर समझौता नहीं होगा, ये किसान नेताओं ने कहा। तो अब आइए सरकार का पक्ष, प्रधानमंत्री ने क्या कहा हमने आपको सुना दिया। अब सुनाते हैं किसान नेता कैसे अड़े हुए हैं। कृषि कानून वापस हो, तीनों कृषि बिल, तभी बात की सूरत बनी। कच्छ के रण में पीएम ने सिख किसानों से मुलाकात की और देश के किसानों को संदेश दिया कि सरकार आपके साथ है, खिलाफ नहीं। लेकिन दिल्ली के चारों डटे किसानों पर पीएम की अपील बेअसर रही। आंदोलनकारी किसान अभी भी उसी मांग पर डटे हैं कि कानून वापस लेने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। सरकार ने हमारे से बातचीत करनी है तो इससे हटकर प्रपोजल को छोड़े, इसको रद्द करने की बात करे, तो हम किसान
ये समितियां हैं, वर्ल्ड में बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है, जंग हो जाती हैं, हर बार नेगोशिएशन से मसला हल होता है। किसान ना बातचीत की टेबल पर लौटने को तैयार हैं, न पैर पीछे खींचने को, बल्कि पंजाब हरियाणा से किसानों के कई दल दिल्ली की सीमाओं पर लगातार पहुंच रहे हैं। जमावड़ा बढ़ता देख बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। सिंघू बॉर्डर के धरना स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर ये लोहे के बैरिकेड हैं। ये फाइनल बैरिकेड हैं जिसके आगे ट्रैफिक चल रहा है। यहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया और यहाँ तादाद में आप देख सकते हैं पुलिस वालों की पोस्टिंग है। दिल्ली पुलिस के जवान हैं, CISF के जवान हैं, CRPF के जवान हैं, दंगा निरोधक टुकड़ी है RAF की, और इसके अलावा BSF की भी टुकड़ियाँ यहाँ पर तैनात हैं। आप देख सकते हैं दंगा नियंत्रण के लिए जितनी भी तरह के उपकरण हैं, जितने भी तरह के इक्विपमेंट्स हैं, उनसे लैस हैं ये लोग, और ये पूरा एक छावनी के तौर पर ये पूरा इलाका तब्दील हो चुका है। उधर सरकार किसान आंदोलन के मुद्दे पर अपनी भी पुरजोर तैयारी कर रही है। कृषि मंत्री से अलग अलग राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधि लगातार मिलकर नए कानूनों के प्रति समर्थन जता रहे हैं। भरोसे और समर्थन वाली ये मुलाकात आज भी जारी रही। उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी, मोदी जी के नेतृत्व में पूरी हुई है। केंद्र सरकार की रणनीति फिलहाल यही दिख रही है कि आंदोलनकारी किसानों का जवाब समर्थन देने वाले किसान संगठनों के जरिए दिया जाए, ताकि ताकत कम होती देख आंदोलनकारी फिर से बातचीत की टेबल पर लौटें। दिल्ली से अभिषेक आनंद और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी की कोशिशें कम नहीं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री राज्यों के, वो भी कोशिशें कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर किसानों के साथ पंचायत करके उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही भोपाल में करते नजर आए शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। एक तरफ दिल्ली में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी ओर सरकार पूरे देश में अलग अलग सभाएं करके किसानों को नए कृषि कानून के फायदे गिनाने में लगी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में बीजेपी 2 दिन तक किसानों का भ्रम दूर करने के लिए सभाएं कर रही है। ये उसी में से एक सभा की तस्वीर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे नए कानून उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। और ये सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, मंडी बंद नहीं होगी। शिवराज सिंह चौहान कह रहा है मध्य प्रदेश की धरती पर और देश में कहीं भी मंडी बंद नहीं होगी। मंडी चलती रहेगी और बढ़िया मंडी बनाएंगे। किसान की मर्जी, अपनी फसल कहीं बेचे। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को एक तरफ समझाया तो दूसरी तरफ विपक्ष पर भी करारा हमला बोला। सीधे सीधे आरोप लगाया कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है, उनके मन में नए कानूनों को लेकर भ्रम फैला रहा है। लेकिन ये 3 किसान कानून क्या है जिनके विरोध में घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं, और ये वो वाले बाहर है जो मैदान में मोदी का मुकाबला ही नहीं कर सकते। मोदी जी का नाम सुन के पसीना आ जाता है। एक के बाद एक चुनाव हारते जा रहे हैं और कुछ नहीं मिला तो किसान के कंधे पे रख के बंदूक चलाओ। किसान विरोधी कानून, क्या किसान विरोध है? और वो कर रहे हैं विरोध, राहुल गांधी, जिनको यही पता नहीं कि आज जमीन के नीचे होता है कि जमीन के ऊपर होता है। बीजेपी 9 संभागों में 7 बड़ी सभाएं करेगी। कल शिवराज सिंह चौहान जबलपुर, रीवा और शहडोल में सभाएं करेंगे। शिवराज सिंह चौहान के अलावा ग्वालियर में कल ज्योतिरादित्य सिंधिया किसान सभा करेंगे। सिंधिया की सभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी का मकसद साफ है कि वो किसी भी हाल में ये संदेश देने की कोशिश में है कि नए कृषि कानूनों में जिस तरह से कमियां निकाली जा रही हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो गैर जरूरी है। बीजेपी चाहती है कि अगर देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों के लिए बनाए गए कृषि कानूनों के समर्थन में आवाज उठने लगेंगी, तो विरोध की आवाज कमजोर जरूर पड़ेगी। हेमेंद्र शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो देखा आपने किस तरह से बीजेपी के तमाम नेता, मुख्यमंत्री कोशिश ये कर रहे हैं कि किसानों को एक संदेश वो देश भर में दे सके। इस बीच हमने
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव से बात की है। इसी मुद्दे पर सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बिप्लब देव मुख्यमंत्री त्रिपुरा के जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है बिप्लब देव जी आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप ये कह रहे हैं कि माओवादी इस किसान आंदोलन में घुस गए हैं, क्या प्रामाणिकता के साथ आप ये बात कह रहे हैं? और क्या आपको लग रहा है कि किसान आंदोलन सरकार की बहुत बड़ी मुश्किल बन गई है? कैसे रास्ता निकलेगा? 20वां दिन है आज। बिप्लब देव जी देखिए अंजना जी, रास्ता तो चर्चा के माध्यम से ही खुलती है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने आज इस विषय में स्पष्टता के साथ बोला है। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूं पूरे देशवासियों को कि मेरे राज्य में कम्युनिस्ट 25 साल लगातार रही है और उससे पहले 10 साल लगातार रही, 35 साल कम्युनिस्टों का सरकार है। और कम्युनिस्ट इस आंदोलन में जो हमारे पवित्र किसान अन्नदाता दिल्ली में बैठे हुए हैं, इसमें माओवादी तत्व और देश विरोधी तत्व एक साथ हो चुका है, घुसपैठ कर चुका है। मेरे राज्य में 25 साल लगातार सरकार, यहाँ एपीएमसी लागू हुई थी 1980 में लागू किया था कम्युनिस्ट सरकार में 21 जगह पे, किंतु एपीएमसी में जो सुविधा दिया जाता है उसको कुछ भी नहीं मिली। उसमें उल्टे किसान उस जगह पे लेके पेटी लेके आएगा तो इनको 2 रुपया चार्ज देना पड़ेगा, और जो मिडलमैन है पार 100 रुपये में 8 रुपया लेता है। इस तरीके से किसान को मिडलमैन लूट रहा था कम्युनिस्ट के स्टेट्स में। और साथ ही साथ त्रिपुरा में कभी भी कम्युनिस्ट ने एमएसपी लागू नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जब पूरे देश भर में एमएसपी लागू की तब त्रिपुरा में कम्युनिस्ट सरकार थी, किंतु त्रिपुरा में एमएसपी लागू नहीं हुई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को नहीं मिल रहा था। त्रिपुरा में 10 से 12 रुपया धान पर किलो बिकता था, और किसान को एक कम्युनिस्ट आंदोलन में लेके जाते थे, खेत मजदूर का आप आंदोलन करो तो आपका धान का रेट बढ़ जाएगा। आंदोलन से धान का रेट नहीं बढ़ती, सिस्टम में आना पड़ता है। और त्रिपुरा के सभी किसानों को खेती से लाके रास्ते में खड़ा कर दिया 25 साल में। और किसान खेती इसलिए नहीं कर रहा था त्रिपुरा में क्योंकि उनका लागत जो होती है उससे कम हो उनका जो फसल बिकता है। हाँ। ये नया भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद बिप्लब जी, ये सब तो आपको किसानों को समझाना है ना सर। सवाल तो ये है कि किसान नहीं समझ रहे, तो विपक्ष का कहना है कि चूंकि किसानों से आपकी बात बन नहीं पा रही है तो आप किसान आंदोलन को ही बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं अंजना जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरे पवित्र किसान बंधुओं को मैं आमंत्रण करना चाहता हूँ। त्रिपुरा सरकार एक टीम को वहां से दिल्ली से आना चाहे तो मैं इनको निवेदन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। आप त्रिपुरा में आइए और कम्युनिस्ट ने किसान के लिए क्या किया उसको देखिए, वास्तव देख के जाइए। उसके बाद आप लोग जरूर अपना हक के लिए लड़िए। चर्चा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है वो जाइए, किंतु प्रैक्टिकल देख के आइए। आइए ना त्रिपुरा में 25 साल में क्या किया। 2017-18 तक यहाँ तो एग्रीकल्चर ग्रोथ मात्र 6.4%। 2 साल की मोदी सरकार त्रिपुरा में जब बीजेपी सरकार आई है अभी 13.5% त्रिपुरा में। पार कैपिटा इनकम त्रिपुरा में 1,04,000 के आसपास थे कम्युनिस्ट के समय। आज 2 साल में त्रिपुरा में पार कैपिटा इनकम 1,25,000 के ऊपर हो गया, मैंने 23% बढ़ी है। त्रिपुरा के डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है इसमें 32% किसान है। तो ये नया सरकार आने के बाद जब एमएसपी लागू हुई, एफसीआई के माध्यम से प्रोक्योरमेंट किया त्रिपुरा में, तो 18 रुपया 15 पैसा रेट हुआ धान की, जो कि 10 से 12 रुपया थी। त्रिपुरा में किसान सम्मान निधि हमने ढंग से लागू किया, 2,22,000 किसानों को परिवार को मिलती है, और इसमें 229 करोड़ रुपया किसान के पास गए। एफसीआई के माध्यम से प्रोक्योरमेंट करने के बाद 86 करोड़ रुपया त्रिपुरा के गरीब किसानों के पास गया। तो ये सब कम्युनिस्ट के समय नहीं किया। आज किसानों को ये लोग भ्रमित कर रहा है, कम्युनिस्ट भ्रमित करना ही उनका काम है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि मेरा जन्म इस भूमि में हुई है, कम्युनिस्ट को मैं छोटे से देखा हूं। लोगों को भ्रमित करना इनका काम है। किसानों को भ्रमित करके त्रिपुरा को किसान को खत्म कर दिया था। आज त्रिपुरा के किसान कभी भी आंदोलन में नहीं जाता, खेती में आपको मिलेगा जाके। तो मैं आपके माध्यम से किसान बंधुओं को स्वागत करना चाहता हूं। मेरे किसान मित्रों, मेरे अन्नदाता, आइए त्रिपुरा में देख के जाइए। जो मैं कह रहा हूं सटीक बोल रहा हूं ना गलत बोल रहा हूं, आप लोग जांच करके निर्णय लीजिए। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज़ रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ठंड जबरदस्त है, वाकई एक दूसरे से मिलते ही बस एक ही लाइन मुंह से निकलती है, बहुत ठंड है। खास तौर पर जो लोग दिल्ली में हैं वो इस ठंड को महसूस कर रहे हैं। तापमान के हिसाब से अगर हम देखें तो आज सबसे ठंडा दिन अभी तक का रहा है दिल्ली के लिए। 4.1 डिग्री तापमान था सुबह सुबह।
दिल्ली में एकदम से ठंड ने ऐसा धावा बोला कि हर कोई कहने लगा है बड़ी ठंड है। परसों से ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, तो सुबह शाम बच्चों के साथ निकलने में, पार्क वगैरह जाने में अवॉइड कर रहे हैं। लोग घरों में ज़्यादा इस समय कैद रहते हैं ठंडी की वजह से। ठंड में बहुत है, लेकिन मेरा बर्थडे है इसलिए आना बनता है। तो इसलिए बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम मॉल आए हुए हैं। 2-3 दिन से बढ़िया सर्दी, मतलब पहले इतनी नहीं थी, फिर वही अचानक से टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज। शीत लहर चल रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे हड्डियों से पार हो रही है। अभी तक दिल्ली में जो लोग चौड़े होकर घूम रहे थे, अब सिकुड़ सिकुड़ कर चल रहे हैं। शाम होते ही तो जैसे लोग छुप जा रहे हैं। दिल्ली में ठंड ने अभी से तोड़ दिया रिकॉर्ड। मंगलवार को 4.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया पारा। दिसंबर में कड़ाके की ठंड ने दे दी है दस्तक। और राजधानी में इतनी कड़ाके की ठंड के बीच किसान आंदोलन भी चल रहा है। जैसे ही सोमवार यानी 14 दिसंबर की रात को ठंड प्रचंड हुई, तो दिल्ली में सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें ही बदल गई। जी हां, आंदोलन कर रहे किसान कंबल ओढ़े, दबे ढके और चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आए। दिल्ली की सर्दी के बारे में यूं तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पारा अभी और लुढ़केगा। पहले ही जो पारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जा चुका है, वो हफ्ते भर यूं ही रहने के आसार हैं। लेकिन इंतजार कीजिए दिसंबर के आखिरी हफ्ते का, जब सर्दी और सितम ढाएगी और हड्डी तक कपकपा देगी। दिल्ली में 12 दिसंबर को बारिश हुई, पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। बर्फबारी और बारिश का संगम ऐसा बना कि शीतलहर चलने लगी और अब बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन दे रहे किसान कह रहे हैं बहुत ठंड है। अभी बारिश होने से ठंड काफ़ी पड़ गई है और अलाव के सहारे से हम यहाँ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और चाय बना लेते हैं, चाय पी लेते हैं गरम गरम। और यहाँ लोग बैठे हैं, आँच का ही सहारा है, छत है नहीं, और बैठे बैठे अपना समय पास। क्या है, ये अपनी है तो यही लोही है, इसी के सहारे से ही अपनी रात काट रहे हैं। और अलाव जल रहा है, अलाव के सहारे से, और तो सरकार ने तो कोई सुविधा दी नहीं है। हम लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, बीच बीच में दूध का इंतज़ाम हो जाता है तो चाय भी ले रहे हैं। जैसे कि ठंड के लिए मैंने ये अपनी जैकेट का ये स्कार्फ पहन रखा है। हालांकि ठंडी हवाओं के चलते एयर क्वालिटी यानी हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन दिल्ली में ठंड पिछले 3 दिन में प्रचंड हो गई है। दिल्ली में ठंड का आलम यह है कि मंगलवार को न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन है। दिल्ली में पारा कितनी तेजी से गिरा है वो समझिए। सोमवार यानी 14 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस था, जबकि रविवार को न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस था। हम आपको बता दें कि जब भी मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे होता है और लगातार 2 दिनों तक सामान्य से 4.5 डिग्री कम रहता है, तो शीतलहर चलने की घोषणा की जाती है। दिल्ली में कोल्ड वेव कंडीशन है, यानी कि इस इलाके में कोल्ड डे कंडीशन है, लेकिन दिल्ली में कोल्ड वेव कंडीशन आई है। जो 13.6 डिग्री था 12 तारीख को तापमान, वो आज घट करके 4.1 रह गया, यानी कि कम से कम 10 डिग्री की गिरावट देखी गई केवल 3 दिनों के अंदर। और इस समय दिल्ली का जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री कम है और मैक्सिमम टेम्परेचर 19.4 डिग्री था, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। तो कोल्ड वेव कंडीशन अब आ गई है दिल्ली में। कड़ाके की सर्दी है सुबह के समय, लेकिन क्योंकि जैसे ही सूरज निकलता है, धूप निकल जाती है, तो लोगों को इतना एहसास नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे कोल्ड डे कंडीशन आने की भी संभावना बन रही है। हालांकि जो कोल्ड डे लाइक कंडीशन बन चुकी है, क्योंकि पालम में जो मैक्सिमम टेम्परेचर था केवल 17 डिग्री था, यानी कि अगर 16 डिग्री हो जाता तो कोल्ड डे कंडीशन बन सकती थी। मौसम विभाग का कहना है कि 2-3 दिनों में उत्तर भारत में रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा, जबकि हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर पश्चिम राजस्थान में भी ठंड रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तापमान गिरने से उत्तर भारत के अधिकतर हिस्से में कोहरे का असर दिखने लगा है। गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कोड़ाल के साथ आज तक ब्यूरो।
अब वजह भी तो समझिए, दिल्ली एनसीआर में अगर ठंड बढ़ रही है तो इसकी एक बड़ी वजह है पहाड़ों पर बर्फबारी। तो आइए आपको लिए चलते हैं पहाड़ों पर, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, इन तमाम जगहों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। अच्छा, जितनी वहां बर्फबारी होगी, बारिश हो, मौसम खराब हो, वैसे ही मैदानों का भी हाल हो जाता है। पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक सभी जगहों पर भारी बर्फबारी हो रही है। इन राज्यों की ज्यादातर जगहें बर्फ की सफेद चादर से घिरी नजर आ रही हैं। बर्फबारी से कई स्थानों पर राहत तो कई से आफत की खबरें सामने आ रही हैं। कश्मीर के कई इलाकों से हिमस्खलन की भी खबरें आई हैं। इससे स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये हैं केदारनाथ धाम की तस्वीरें। केदारनाथ धाम में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। यहाँ 4 फीट से अधिक बर्फबारी हो चुकी है। केदारनाथ धाम को जोड़ने वाला 18 किलोमीटर पैदल मार्ग भी बर्फ से ढका हुआ है। भयंकर बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण के सभी काम रोक दिए गए हैं। मजदूर कर्मचारी नीचे लौट आए हैं, जबकि केदारनाथ में तैनात पुलिसकर्मी भी गौरीकुंड लौट आए हैं। केदारनाथ में इतनी ठंड है कि यहाँ पीने का पानी भी जमने लगा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि केदारनाथ धाम में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। औली में भी जमकर बर्फबारी हुई तो औली की ढलानों में सफेदी छा गई। औली हर तरफ सफेद बर्फ से चमचमा रही है, मानो कुदरत ने औली की खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिए हों। धूप खिलने के साथ ही औली की खूबसूरती 4 गुना बढ़ गई है। औली में पर्यटकों की ऐसी भीड़ बढ़ी कि जहां तक नजर घुमाओ वहां सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ, और बर्फ के ऊपर हर तरफ बड़ी संख्या में पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। आप पहाड़ों की ये तस्वीरें देख रहे हैं। उत्तराखंड से रुद्रप्रयाग, औली और बागेश्वर में भयंकर बर्फबारी हो रही है, तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से लेकर मंडी में बर्फ ही बर्फ है। तो जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में खूब बर्फबारी हो रही है। और पहाड़ों की यही बर्फबारी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को कंपकपा रही है, ठंड से उनकी गठरी बना रही है। उत्तर भारत में बीती रात अचानक मौसम में बदलाव आया है। हर कोई ठंड से ठिठुर रहा है। ये सब पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से हो रहा है। हम आपको बता दें कि ये बर्फबारी अगले 24 घंटों में और भयंकर होगी। साथ ही पहाड़ों पर बारिश भी होगी, जिससे दिल्ली एनसीआर से लेकर मैदानी इलाकों में भयंकर ठंड बढ़ेगी। जो बर्फबारी हुई है, यानी कि शिमला के आसपास और जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इन सारे इलाकों में जो हैवी स्नोफॉल हुआ है, तो वहां से जो बर्फीली हवाएं आ रही हैं वो तापमान को गिरा रही हैं। तो अभी जो कड़ाके की सर्दी अब शुरू हो चुकी है, आगे तापमान और गिर सकते हैं, इसलिए अपना ख्याल रखें और सावधानी बरतें। अब उत्तर भारत के मैदानी शहरों के लोगों को अगले 2-3 दिन कड़ाके की ठंड के लिए तैयार रहना होगा, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। वहीं मुंबई सहित महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 14 से 15 दिसंबर के दौरान यूपी के अलग अलग इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। ऐसे में मौसम जबरदस्त करवट लेने वाला है और इस मौसम में बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना में ठंड डबल आफत ला सकती है। आज तक ब्यूरो। जिस तरह से देश में मौसम पलटा है और अचानक ठंड बढ़ी है, देखिए ठंड सिर्फ एक खतरा नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या ठंड के साथ साथ कोरोना का खतरा भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। दिखाते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम कि ठंड बढ़ने के साथ ही कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका क्यों जाहिर की जा रही है।
सर्दी लेट आई है और जैसे कि कोरोना भी चल रहा है तो सर्दी में कोरोना के बढ़ने के चांसेस भी है, तो सर्दी को एंजॉय करा जाएगा क्योंकि गर्मी से तो इतना जूझते हैं हम, तो सर्दी का इंतज़ार रहता है, तो काफ़ी मज़ा आएगा कि सर्दी आ गई है। देश में कोरोना पर जैसे ही गुड न्यूज़ आई है वैसे ही कड़ाके की ठंड ने कोरोना की दहशत और बढ़ा दी है। हम आपको बता दें कि भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 99 लाख के पार पहुंच गई है और भारत में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। फिलहाल देश में रिकवरी रेट 95.12% है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। देश की राजधानी दिल्ली में अब कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है। पिछले 24 घंटे में यहां 1376 नए मामले सामने आए, जबकि 60 लोगों की मौत हुई। लेकिन कोरोना के इस गुड न्यूज़ पर घर से बाहर निकलने की नहीं, बल्कि घरों में छुपकर बैठने की सलाह दी जा रही है। वो इसलिए क्योंकि कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भयंकर बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी से दिल्ली समेत उत्तर भारत का मौसम बदल रहा है और ये मौसम कोरोना के लिए जितना मुफीद है, कोरोना लोगों के लिए उतना ही घातक है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों को ठंड से बचाव करने की अधिक जरूरत है, क्योंकि ठंड में रक्त की धमनियां सिकुड़ जाती हैं, साथ ही खून भी गाढ़ा होता है। ऐसे में रक्त संचार प्रभावित होता है और रक्तचाप बढ़ता है। हृदय, सांस, रक्तचाप और शुगर के मरीजों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। सुबह शाम घर से बाहर ना निकलें तो बेहतर है। ठंड के बचाव के लिए गर्म कपड़े अच्छे से पहनें, खान पान में तला भुना और ठंडी चीजों से परहेज रखें। हरी सब्जियां, फल, सूप वगैरह का अधिक सेवन करें। शुगर के मरीज मीठा बिल्कुल भी न खाएं। ठंड में बच्चों में भी बीमारियों का खतरा रहता है, जैसे निमोनिया के लक्षण, बुखार, सांस की गति बढ़ना और खांसी हैं। ठंड के मौसम में तापमान में जब उतार चढ़ाव होता है तब निमोनिया का खतरा सबसे अधिक बढ़ जाता है। ठंड में बच्चे कोल्ड डायरिया का भी शिकार हो रहे हैं। बच्चे को तरल पदार्थ ज्यादा दें। आज तक ब्यूरो। सारे मौसम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ठंड सारे पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। क्यों इतनी भयंकर ठंड की आशंका है, संकेत है, रिपोर्ट में देखिए। देश में अचानक मौसम में तगड़ा बदलाव आया है। खासकर उत्तर भारत के कई राज्यों में पारा तेजी से लुढ़का है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल आमतौर से ज्यादा ठंड पड़ेगी। इसके कई कारण गिनाए जा रहे हैं। वैसे उत्तरी इलाकों में शीतलहर तेज होने की वजह इस क्षेत्र का लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखीय इलाकों के नजदीक होना है। मिसाल के तौर पर अगर दिल्ली को लें तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से घिरा हुआ है। यहाँ से चलने वाली ठंडी हवाएं दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को ठंड में डुबो देती हैं। ये हर साल होता है, लेकिन इस बार सर्दियां और कड़ाके की पड़ सकती हैं। इस साल 15 नवंबर से ही ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी शुरू हो गई और ठंड बढ़ गई। इसकी वजह है पश्चिमी विक्षोभ, जिसके कारण वहां से ठंडी हवाएं आ रही हैं। ला नीना के चलते इस बार ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। इस समय केंद्रीय और पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में सतह का तापमान सामान्य से नीचे है। प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मध्यम ला नीना की स्थिति बन रही है। इस बात की संभावना है कि ये स्थिति सर्दियों के अंत तक बनी रहेगी। और सुबह सुबह जब निकलते हैं यहाँ से तो ज़्यादा कोहरा रहता है, मौसम ज़्यादा ठंडा है। जैसे वो बरसात पड़ी है तब से मौसम और ठंडी हवा जो बढ़ी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडा है। इसको भी देखो डबल कई बार पहन रखा है, मैंने ही पहन रखा है। मौसम विभाग 2016 से सर्दियों को लेकर भविष्यवाणी कर रहा है। ये पहली बार है जब मौसम एजेंसी ने कड़ाके की सर्दी पड़ने की भविष्यवाणी की है। आज तक ब्यूरो। इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।